चलिए आज हम एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसे सफर पर जो एक मामूली से दिखने वाले पत्थर से शुरू होता है और धरती के सबसे ताकतवर एनर्जी सोर्स पर जाकर खत्म होता है। ये कहानी सिर्फ साइंस की नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग, उसकी जिद और उससे जुड़े जोखिमों की भी है। ये बात सोचने में ही कितनी अजीब लगती है ना? कि बस एक मूंगफली के दाने जितनी छोटी सी चीज में इतनी शक्ति हो कि वो हजारों घरों को पूरे एक साल तक रोशन कर सके। इसी एक सवाल में असल में न्यूक्लियर एनर्जी का पूरा राज छिपा है। तो इसका जवाब सच कहूं तो हैरान कर देने वाला है। यूरेनियम के सिर्फ एक छोटे से पैलेट में पता है कितनी एनर्जी होती है? 150 गैलन तेल या लगभग 1 टन कोयले के बराबर। लेकिन इतनी जबरदस्त एनर्जी को बाहर निकालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो ये जो जबरदस्त पावर है, इसे समझने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। सदियों तक ये ताकत एक राज की तरह एटम के अंदर बंद थी। आइए जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि ये राज खुला कैसे। तो कहानी शुरू होती है 1789 से, जब यूरेनियम की खोज हुई। तब इसे बस एक आम मेटल समझा जाता था, लेकिन फिर लगभग 100 साल बाद 1896 में हेनरी बेकरेल ने देखा कि इस पत्थर से अपने आप कोई अनदेखी एनर्जी निकल रही है। पर असली गेम चेंजर आया 1932 में, जब न्यूट्रॉन की खोज हुई। और बस 1938 में वैज्ञानिकों ने पहली बार एटम को तोड़ा और वहीं से न्यूक्लियर युग की शुरुआत हो गई। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। जो यूरेनियम जमीन से निकलता है वो सारा का सारा एक जैसा नहीं होता। इसमें 2 मुख्य किस्में होती हैं, जिन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। समझ लीजिए कि एक ही चीज के 2 जुड़वां भाई, जिनमें बस जरा सा बहुत मामूली सा फर्क है। और हमारे काम का यानी एनर्जी बनाने के काम का इनमें से सिर्फ एक ही है। तो सारी कहानी इसी बात पे टिकी है। जो यूरेनियम एनर्जी पैदा कर सकता है वो है यूरेनियम 235, और कुदरती यूरेनियम में ये सिर्फ और सिर्फ 0.7% होता है। बस इतना सा। बाकी का 99.3% यूरेनियम 238 है, जो हमारे किसी काम का नहीं। तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि 0.7% को बाकी हिस्से से अलग कैसे किया जाए। तो चलिए अब यूरेनियम के सफर की शुरुआत करते हैं, सीधा धरती की गहराइयों से, जहां इसे चट्टानों से निकालना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है। देखिए, यूरेनियम वैसे तो यूरेनाइट नाम के पत्थर में बहुत कम मात्रा में मिलता है, लेकिन कनाडा की सस्केचुआन जैसी कुछ जगह हैं जहां ये 20% से भी ज्यादा शुद्ध रूप में मौजूद है। पर एक प्रॉब्लम है। ये कीमती पत्थर अक्सर पानी से लबालब भरी एक मोटी चट्टानी परत के नीचे दबा होता है, जहां पहुंचना बेहद मुश्किल है। तो अब इस पानी वाली मुश्किल से निपटने के लिए इंजीनियर्स जो तरीका अपनाते हैं वो सुनने में बड़ा ही कमाल का है। वो खदान के चारों ओर की जमीन को ही जमा देते हैं। जी हां, बर्फ की एक बहुत बड़ी दीवार बना देते हैं। ये इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। इसमें होता क्या है कि पाइप्स के जरिए -30 डिग्री का ठंडा लिक्विड जमीन में घुमाया जाता है, जिससे चारों तरफ बर्फ की एक मोटी दीवार बन जाती है। फिर रेडिएशन से बचने के लिए रिमोट कंट्रोल वाली मशीनों से पत्थर को तोड़ा जाता है। उस टूटे हुए पत्थर को पानी में मिलाकर एक घोल तैयार करते हैं और फिर एसिड की मदद से यूरेनियम को बाकी के पत्थर से अलग कर लिया जाता है। चलिए अब आते हैं इस सफर के सबसे मुश्किल और सबसे ज्यादा टेक्निकल हिस्से पर। इसे कहते हैं एनरिचमेंट या संवर्धन। तो ये जो एनरिचमेंट है, इसका सीधा साधा मकसद है यूरेनियम 235 को यूरेनियम 238 से अलग करना। जैसा कि हमने देखा, दोनों के वजन में बहुत ही मामूली बाल बराबर फर्क होता है, तो उन्हें अलग करने का तरीका भी बड़ा जबरदस्त है। पहले यूरेनियम को गैस में बदला जाता है और फिर उसे बहुत बहुत तेज रफ्तार से घुमाया जाता है। जरा सोच कर देखिए, हजारों मशीनें, जिन्हें सेंट्रीफ्यूज कहते हैं, वो एक साथ किसी आवाज से भी तेज रफ्तार से घूम रही हैं। जब गैस इतनी तेजी से घूमती है तो भारी वाला U238 बाहर की तरफ चला जाता है और हल्का और हमारा कीमती U235 बीच में इकट्ठा होने लगता है। इस प्रोसेस को हजारों बार दोहराया जाता है, तब जाकर हमें थोड़ा सा ज्यादा U235 मिल पाता है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि यह टेक्नोलॉजी इतनी सेंसिटिव, इतनी विवादास्पद क्यों है। देखिए, पावर प्लांट में बिजली बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 से 5% एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए होता है। लेकिन अगर इसी यूरेनियम को 90% से ज्यादा एनरिच कर दिया जाए तो वो परमाणु हथियार बनाने के काम आ सकता है। बस यही छोटा सा फर्क इसे दुनिया की सबसे खतरनाक तकनीकों में से एक बनाता है। तो एक बार एनरिचमेंट हो गया तो अब बारी आती है इस कीमती सामान को असली न्यूक्लियर फ्यूल में बदलने की। यही फ्यूल रिएक्टर के अंदर जाकर अपनी असली ताकत दिखाएगा।
यहाँ होता क्या है कि जो एनरिच्ड यूरेनियम पाउडर है उसे पहले छोटी छोटी गोलियों या पैलेट्स में दबाया जाता है। फिर इन पैलेट्स को 24 घंटे के लिए एक भट्ठी में पकाया जाता है, जिससे वो एकदम ठोस और मजबूत हो जाएं। और आखिर में रोबोटिक हाथ इन पैलेट्स को एक एक करके जिर्कोनियम की लंबी लंबी ट्यूब्स में भर देते हैं, जिन्हें हम फ्यूल रॉड्स कहते हैं। और अब ये सफर अपने आखिरी मुकाम पर पहुंचता है, न्यूक्लियर रिएक्टर के बिल्कुल सेंटर में। यहां हम देखेंगे कि ये फ्यूल कैसे बेहिसाब एनर्जी पैदा करता है और उसके बाद उसका क्या होता है। तो रिएक्टर के अंदर होता है असली खेल। जब एक न्यूट्रॉन यूरेनियम 245 के एटम से टकराता है तो वो एटम 2 टुकड़ों में टूट जाता है। इस टूटने से जबरदस्त गर्मी निकलती है और साथ में कुछ और न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। ये नए न्यूट्रॉन जाकर दूसरे एटम से टकराते हैं और बस एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। इसी गर्मी से पानी को भाप में बदला जाता है और उसी भाप से बिजली बनती है। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा स्याह पहलू भी है। करीब 1 साल इस्तेमाल होने के बाद ये फ्यूल रॉड्स खर्च हो जाती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो बेकार हो गईं। असल में वो अब भी बेतहाशा गर्म और खतरनाक रूप से रेडियो एक्टिव होती हैं, और यहीं से यूरेनियम के सफर की सबसे बड़ी और लंबी चुनौती शुरू होती है। इन इस्तेमाल हो चुकी रॉड्स को फौरन पानी के बहुत गहरे टैंकों में डाल दिया जाता है। यहाँ उन्हें कम से कम 10 साल तक रखा जाता है ताकि वो धीरे धीरे ठंडी हो सकें। पर यह बस एक टेम्पररी जुगाड़ है। आज की तारीख में दुनिया भर में लाखों ऐसी रॉड्स इन पूलों में रखी हुई हैं, जो आने वाली कई सदियों तक इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनी रहेंगी। तो देखा आपने, एक मामूली सी चट्टान से शुरू हुआ सफर कैसे जबरदस्त ताकत और सदियों तक चलने वाली एक जिम्मेदारी में बदल जाता है। ये सफर सिर्फ एक पत्थर का सफर नहीं है, ये इंसानी दिमाग की जीत का प्रतीक है। लेकिन ये अपने पीछे एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। क्या ये बेहिसाब ताकत उस खतरे के लायक है जो इसके साथ आता है?